हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सी ड्रीमर्स। आज हम बात करेंगे अबाउट ऑडिट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि जिस भी सोर्स से हमारे पास में जो भी सोर्स है कैश का या फिर कैश इक्विवेलेंट यानी कि कैश की तरह है, अगर कोई सोर्स है तो उसका ऑडिट कैसे करते हैं, क्या ऑडिट प्रोसीजर होता है, क्या स्टेप्स हमें लेने होते हैं, डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर वीडियो। जैसा कि हम सबको पता है कि कैश के बेसिकली टू सोर्सेज होते हैं जो हमारी बैलेंस शीट में शो हो रहे होते हैं। फर्स्ट इज कैश इन हैंड यानी कि कैश बैलेंस जो होता है, जो कैश इन हैंड है हमारा, एंड द सेकंड वन इज कैश एट बैंक। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑडिट ऑफ कैश इन हैंड। जो कैश इन हैंड है उसका ऑडिट कैसे परफॉर्म होता है, कैसे ऑडिटर उसको चेक करता है। तो क्योंकि कैश इन हैंड एक बैलेंस शीट का आइटम है, तो जो बैलेंस शीट के केस में हम असर्शंस को फॉलो अप करते हैं, जो बैलेंस शीट के केस में हम असर्शंस लेते हैं, वही असर्शंस इसमें भी होंगी। बैलेंस शीट में हमने बेसिकली 4 असर्शंस को पढ़ा है: एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जो भी एट द ईयर एंड हमारा बैलेंस दिख रहा है कैश इन हैंड का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, वो बैलेंस इन रियल एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि कोई भी फेक फिगर ना हो, वो बैलेंस अंडर स्टेटेड ना हो, वो बैलेंस ओवर स्टेटेड ना हो। देन आफ्टर कंप्लीटनेस, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स दैट वर सपोज टू बी रिकॉर्डेड, जो भी ट्रांजेक्शन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड होने चाहिए थे, हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन आवर बैलेंस शीट, उनको हमारी बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज भी कर लिया गया है, उनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड भी कर लिया गया है, जो भी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर परफॉर्म हुए हैं। देन आफ्टर वैल्यूएशन, इनकम स्टेटमेंट के केस में हम इसको मेजरमेंट कहते हैं और बैलेंस शीट के केस में कहते हैं वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन में क्या होगा कि जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंसेस हैं उनकी वैल्यू सही तरीके से लगा दी गई, यानी कि जितनी वैल्यू की जो भी कैश सोर्सेज हैं हमारे, जो भी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसकी जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी इन रियल, जितनी वैल्यू का हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वही वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में भी शो हो रही है। देन आफ्टर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, यानी कि कोई भी अगर डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, कोई भी डिस्क्लोजर की ज़रूरत है, अगर कोई भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमें डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना है, तो वो डिस्क्लोजर हमने अप्रोप्रिएटली बना दिया हो, उसे सही से प्रेजेंट कर दिया हो। ये थी हमारी कुछ असर्शन जो हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड ध्यान रखनी थी, जो ऑडिटर जिन बेसिस पर ऑडिट करेगा। देन आफ्टर ऑडिट प्रोसीजर, तो क्या होता है कैश बैलेंस का ऑडिट करने का ऑडिट प्रोसीजर। सबसे पहले द ऑडिटर शुड कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश, ऑडिटर को कैश का फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, यानी कि जो कैश हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो हो रहा है, ऑडिटर इन रियल चेक करे क्या उतना कैश बैलेंस हमारे पास है या नहीं है। एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, जो भी बैलेंस शीट डेट है, जिस डेट पर हमारी बैलेंस शीट बनी हुई है, उस डेट पर जो कैश बैलेंस हमारी बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा, ऑडिटर चेक करे कि उस दिन उतना बैलेंस होना चाहिए। हाउएवर इफ दिस इज़ नॉट फीजेबल, अगर ये फीजिबल मतलब क्या हुआ, पॉसिबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है ऑडिटर के लिए कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सके कैश का, फिजिकल वेरिफिकेशन में बी कैरीड आउट ऑन अ सरप्राइज बेसिस, तो जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो एक सरप्राइज बेसिस पर भी कर सकता है ऑडिटर, एट एनी टाइम शॉर्टली बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद, मतलब ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब बैलेंस शीट बनी है उसके 1 महीने बाद आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो जो फिगर्स होंगे उसमें बहुत मेजर चेंजेस हो सकते हैं। तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन पर ऑडिटर फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है ऑन अ सरप्राइज बेसिस एंड रिकनसाइल द बैलेंस शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हमारी बैलेंस शीट में दिख रहा है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है, विद द रिजल्ट ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन, और जो हमारे फिजिकल वेरिफिकेशन का रिजल्ट आएगा उससे उस बैलेंस को रिकनसाइल कर सकता है ऑडिटर। कंसीडरिंग द ट्रांजेक्शन्स फॉर इंटरवीनिंग पीरियड, जो भी मिडल में जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, यानी कि इसको एक मिनट डायग्राम के बेसिस पे समझ लेते हैं क्या लिखा है। कि जैसे कि सपोज हमारी बैलेंस शीट 31 मार्च को फॉर्म हुई है, तो 31 मार्च को अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिखा था कि ऑडिटर जो है वो जो भी बैलेंस शीट में हमारा कैश की वैल्यू दे रखी है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करे कि भाई उतनी डेट पर हमारी उतनी फिजिकली वो कैश हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। पर ज़रूरी नहीं है कि हमारा ऑडिटर जो है वो 31 मार्च को अपॉइंट हो गया हो, या फिर हमारे जो स्टेटमेंट है वो 31 मार्च को फॉर्म हो ही गए हों, थोड़ा टाइम लगता है स्टेटमेंट को फॉर्म होने में। तो फिर अगर एट दैट टाइम जब बैलेंस शीट बनी है उस दिन अगर हमारा ऑडिट नहीं हो पाता है कैश का, तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन तो
बेकार हो जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन तो कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि कैश बैलेंसेस मैच नहीं करेंगे। बैलेंस शीट में कुछ और फिगर दिख रही होगी और क्योंकि हम उस दिन ऑडिट नहीं कर पाए तो हमारी जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसमें कुछ और फिगर आएगी। इसलिए ये कहा गया है कि अगर ये कन्वीनियंट नहीं है ऑडिटर के लिए कि वो जिस दिन बैलेंस शीट बनी है उसी दिन फिजिकल वेरिफिकेशन कर पाए, तो फिर वो सरप्राइज बेसिस पर बैलेंस शीट बनने के थोड़े टाइम बाद, थोड़े शॉर्ट पीरियड में फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है सरप्राइज बेसिस पर, और उसमें जो उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की फिगर होगी और जो बैलेंस शीट की फिगर होगी उसको रिकंसाइल करे, उसको मैचअप करे। और जो जैसे कि अब मान लो हमने जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो हम 31 मार्च को नहीं कर पाए थे, तो हमने 4 अप्रैल को फिजिकल वेरिफिकेशन करा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो 31 मार्च से लेके और 4 अप्रैल तक जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे, जो भी इंटरवेनिंग पीरियड के ट्रांजेक्शन्स हैं, इसके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए उनको कंसीडर करने के बाद ऑडिटर चेक करेगा कि जो बैलेंस शीट का अमाउंट है और जो हमारी फिजिकल वेरिफिकेशन में अमाउंट आया है वो सेम है या नहीं है। तो जो भी फ्रॉड या एरर होगा वो पकड़ा जा सकता है। देन आफ्टर बिसाइड फिजिकल वेरिफिकेशन के अलावा एट और अराउंड द डेट ऑफ द बैलेंस शीट के दिन या उसके आसपास द ऑडिटर शुड कैरी आउट सरप्राइज वेरिफिकेशन ऑफ कैश ड्यूरिंग द ईयर। वही बात लिखी है जो हमने पीछे पढ़ी कि ऑडिटर को सरप्राइज वेरिफिकेशन करना चाहिए अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाता है उस दिन पर। ऑल कैश बैलेंस इन द सेम लोकेशन शुड बी वेरीफाइड साइमल्टेनियसली, यानी कि जो कंपनी है, जो हमारा जो एंटरप्राइज है, जरूरी नहीं है कि उसका एक ही लोकेशन पर सारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रखा हो। तो जिस लोकेशन का भी आप उस समय पे ऑडिट कर रहे हैं उस लोकेशन का जितना भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो सेम लोकेशन का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक ही समय पर एक साथ वेरीफाई करिए। इफ IOUs यानी कि IOU आर फाउंड ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन, अगर ये कोई भी एक लेटर मिलता है, IOU का मतलब मैं आपका कर्जदार हूँ, इसका कोई भी लेटर फाउंड होता है इन केस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन में द ऑडिटर शुड ऑब्टेन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम अ सीनियर ऑफिशियल। तो जो भी उस एंटरप्राइज का, उस एंटिटी का सीनियर ऑफिशियल है, जो भी उसके लिए ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, उससे ऑडिटर एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन करेगा, एक्सप्लेनेशन लेगा ऑफ द एंटिटी एज टू द रीजन्स फॉर विच IOUs रिमेनिंग पेंडिंग, कि ये लेटर किस लिए पेंडिंग रह गए हैं, कि मैं आपका कर्जा मतलब ये पेमेंट क्यों नहीं करा गया अगर आपके पास में कैश बैलेंस है तो ये जो भी सीनियर ऑफिशियल होगा उससे ऑडिटर एक्सप्लेनेशन लेगा। इट शुड बी एंश्योर दैट सच IOUs आर नॉट शोन एज कैश इन हैंड, और ये भी एंश्योर करेगा कि वो जो लेटर हैं, जो हमारे IOUs हैं, उनको कैश इन हैंड तो नहीं शो कर दिया गया, मतलब ये तो नहीं कर दिया गया कि वो कैश रियलाइज हो चुका है, या फिर अगर हमें पे करना है तो मतलब जो भी लेटर हैं वो उसको कैश इन हैंड में शो ना करा गया हो, उनको लेटर्स ही शो किया गया हो। ऐसा ना हो कि उसको रियलाइज्ड फॉर्म में ला दिया गया हो कि ये रियलाइज हो चुके हैं, जबकि वो रियलाइज नहीं हुए हैं, क्योंकि हमें फिजिकल वेरिफिकेशन में वो लेटर्स मिले हैं। द क्वांटम ऑफ टॉर्न और म्यूटिलेटेड करेंसी नोट्स शुड बी एग्जामिन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द एंटिटी। जो भी करेंसी नोट्स हैं उसको एंटिटी के बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है उसके साइज और उसका जो नेचर है, जिस नेचर का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे, उसके हिसाब से ऑडिटर एग्जामिन करेगा। इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, अगर ऑडिट के दौरान इट कम्स टू द अटेंशन ऑफ द ऑडिटर के नोटिस में ये चीज़ आती है दैट द एंटिटी इज कंसिस्टेंटली मेंटेनिंग एन अनड्यूली लार्ज बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कि जो एंटिटी है वो एक लिमिट से ज़्यादा कैश इन हैंड रख रही है, मतलब वो उस कैश को अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करती है, उससे ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रही है ज़्यादा, मतलब कि एंटिटी के जो क्रेडिटर्स हैं वो पेंडिंग पड़े हैं और उसके बाद में बहुत सारा कैश इन हैंड भी है, तो वो क्रेडिटर्स का पेमेंट क्यों नहीं कर रही है, या फिर जो भी उसकी लायबिलिटी है उनका पेमेंट क्यों नहीं कर रही है। एंड अगर ऑडिटर को ये नोटिस में आता है कि एंटिटी बहुत लंबे समय से एक बहुत अनड्यूली लार्ज बैलेंस का कैश इन हैंड रख रही है, ही शुड कैरी आउट सरप्राइज वेरिफिकेशन ऑफ कैश मोर फ्रिक्वेंटली, तो उसको एक सरप्राइज वेरिफिकेशन करना होगा कैश का। इफ द कैश इन हैंड इज नॉट इन एग्रीमेंट विद द बैलेंस एज शोन इन द बुक, अगर जो कैश इन हैंड का हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं वो मैच नहीं करता है, वो एग्री नहीं करता है जो बैलेंस फिजिकल, जो हम बैलेंस हमारी बुक्स में दे रखा है उससे, ही शुड सीक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ द एंटिटी, तो जो ऑडिटर है वो जो एंटिटी का सीनियर ऑफिसर होगा उससे एक्सप्लेनेशन तुरंत मांगेगा, उससे तुरंत क्वेश्चनिंग करेगा। इन केस एनी मटेरियल डिफरेंस इज नॉट सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन,
मतलब अगर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है, कोई मटेरियल डिफरेंस है जो कि एक लार्ज अमाउंट का है और उसके रिगार्ड में जो हमारी एंटिटी है, जब हमने उससे एक्सप्लेनेशन मांगी तो वो कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाया, द ऑडिटर शुड स्टेट दिस फैक्ट अप्रोप्रिएटली इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिटर इस बात को मेंशन करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि जो एंटिटी है वो बहुत लंबे समय से एक लार्ज कैश बैलेंस को होल्ड किए हुए है, प्लस जो कैश है वो जब टेस्ट किया गया तो जो कैश है वो बुक से मैच नहीं कर रहा है और एंटिटी इसकी कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड नहीं कर पाई है। ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग द नेसेसिटी फॉर सच लार्ज बैलेंस हैविंग रिगार्ड टू द नॉर्मल वर्किंग रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटिटी, यानी कि जो भी एंटिटी की नॉर्मल वर्किंग रिक्वायरमेंट है, जो भी उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ज़्यादा एंटिटी कैश होल्ड कर रही है तो एंटिटी को एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि वही वो इतना कैश क्यों रखे हुए हैं। तो ऑडिटर जो है वो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए इस बात से कि क्या ज़रूरत है एंटिटी को इतना ज़्यादा कैश रखने की। द एंटिटी में ऑल्सो भी एडवाइज टू डिपॉजिट द होल और मेजर पार्ट ऑफ द कैश बैलेंस इन द बैंक एट रीजनेबल इंटरवल्स, और एंटिटी को ये एडवाइस भी देगा ऑडिटर कि जो कैश है वो आप या तो इतना ज़्यादा कैश रखिए मत, या फिर आप रेगुलर इंटरवल्स पे यानी कि थोड़े थोड़े समय के बाद उस कैश को बैंक में जमा कराते रहिए। वेयर पोस्ट डेटेड चेक्स आर इन हैंड ऑन द बैलेंस शीट डेट, अगर बैलेंस शीट डेट पर पोस्ट डेटेड चेक्स जो पीडीसी हैं वो इन हैंड है, मतलब अभी भी एंटिटी के पास में है, द ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट दे हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर एज कलेक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट। तो जिस पीरियड का भी हम ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि वो जो पोस्ट डेटेड चेक्स हैं उसको एज कलेक्शन ना दिखा दिया गया, मतलब ये ना दिखा दिया गया हो कि वो चेक्स कलेक्ट हो चुके हैं। तो ये कुछ प्रोसीजर है ऑडिट का जो कि ऑडिटर फॉलो करेगा जब वो कैश इन हैंड का ऑडिट कर रहा है। आफ्टर दैट कैश एट बैंक, दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।